हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 और 5वें चैप्टर की, क्योंकि 4 चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम बात करेंगे 5वें चैप्टर की, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं 5वां चैप्टर। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में पहला है भूमंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है जलमंडल और चौथा है जीवमंडल। इनके बारे में आप लगभग जानते होंगे, फिर भी थोड़ा बहुत जान लीजिए। भूमंडल का मतलब है पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं। भूपर्पटी के चट्टानों और मिट्टी की परतों से, पतली परतों से मिलकर ये बनी होती है। दूसरा है वायुमंडल, ये गैस की परतों जो पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें, इनसे मिलकर ये वायुमंडल बना हुआ है। फिर बात करते हैं जलमंडल की, तो पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जहाँ जल पाया जाता है, बर्फ, जल एवं जलवाष्प आदि से जलमंडल का निर्माण होता है। फिर लास्ट है जीवमंडल, एक सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, उसको हम लोग जीवमंडल कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से थोड़ा बहुत समझिए। ये है आपका स्थल मंडल जो भूपर्पटी से मिलकर बना है, और ये है आपका जलमंडल, और ये है आपका वायुमंडल। इन तीनों से निर्मित एक सीमित क्षेत्र जहाँ पे जीवन पाया जाता है, उसको हम लोग जैवमंडल कहेंगे। ठीक है, अब भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में। पृथ्वी का ठोस भाग होता है और भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से मिलकर बनता है, जैसा आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जीवों के लिए पोषक तत्व तो यहीं पे मिलते हैं। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, महाद्वीप और महासागर। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। तल और नितल दो चीज़ें होती हैं। जैसे आप किसी समुद्र की बात करेंगे तो समुद्र के जो ऊपर का ये वाला होता है जल, इसको तल कहते हैं। और नितल का मतलब है जो गहराई में उसका गहराई वाला तल है, उसको नितल कहा जाता है। तो यहाँ पे तल की बात हो रही है, तो ऊपर से हर जगह समुद्र का तल लगभग एक ही समान होता है। स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से माप, स्थल की ऊंचाई जो स्थल की ऊंचाई होती है, जैसे पर्वत वगैरह या कुछ भी किसी चीज़ की माप की जाती है, तो वो समुद्र तल से ही नापा जाता है। कुल 7 महाद्वीप हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है, जो 11,022 मीटर ऊंचा है, और ये PO का मतलब है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में स्थित है। दो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। पहली है जल संधि। तो जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे आप बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ती है पाक जल संधि, तो इसको जल संधि कहा जाता है, जो दो पानी की बड़ी राशियों को जोड़ती है। स्थल संधि की बात करें तो स्थल का वह संकरा भाग होता है जो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। जैसे एक ये बड़ा स्थलीय भाग है, एक ये स्थलीय भाग है, इन दोनों को एक ये संकरा स्थल भाग जोड़ रहा है, जिसको कहते हैं स्थल संधि। तो ये इनके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में पनामा स्थल संधि है, जबकि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जो जल राशि है, जल संधि है, वो है पाक जल संधि। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद 7 महाद्वीपों की बात करेंगे। तो पहला महाद्वीप है एशिया, दूसरा है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अभी मैप में भी हम लोग देखेंगे। तो यूरोप महाद्वीप बहुत छोटा है इस NCERT के हिसाब से। वैसे तो बहुत चीज़ें हैं पढ़ने लायक, लेकिन जितना NCERT में है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एशिया के पश्चिम में स्थित है, इससे होकर आर्कटिक वृत्त जाता है, 3 तरफ से जल से घिरा है। तो अब हम लोग आते हैं महाद्वीपों और महासागरों पे। तो ये आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं, विश्व का मानचित्र है, और यहाँ पे आपका ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ पे अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ये हो गए आपके
महाद्वीप महासागरों की अगर बात करें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और यहाँ पे अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, सॉरी ये नहीं, आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिका तो महाद्वीप है, ये आर्कटिक महासागर। तो ये आपके मेन 4 महाद्वीप हो गए। अब यूरोप के बारे में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार फिर से दोहराते हैं। एशिया के पश्चिम में है, तो यहाँ पे आप एशिया देखिए, ये आपका एशिया है, तो यूरोप एशिया के पश्चिम में हो गया। तो पहला पॉइंट ये हो गया एशिया के पश्चिम में। फिर दूसरा है इससे होकर आर्कटिक वृत्त, इससे होकर आर्कटिक वृत्त जाता है यहाँ पे आसपास कहीं पे, और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ऊपर आर्कटिक महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर भूमध्य महासागर है। तो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ये हो गया आपका यूरोप महाद्वीप। इसके बाद एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा जाती है, इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा जाती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है, यूरोप प्लस एशिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यहाँ पे जो यूरोप को एशिया से अलग करता है, यहाँ पे यूराल पर्वत है, ठीक है। और कुछ पोर्शन है जो यूरोप और एशिया दोनों में है, तो उस पोर्शन को हम लोग यूरेशिया कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। द्वीपीय महाद्वीप है, चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक तो इन्होंने बताया दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ये आपकी विषुवत रेखा है। तो जाहिर सी बात है ऊपर का आधा उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे का आधा दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोला प्लस अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, आधा गोला। तो उत्तर वाले गोले, आधे गोले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिण वाले आधे गोले को दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे अब आप दिखाई पड़ रहा होगा आपको, विषुवत रेखा के नीचे है, तो पूरी तरीके से ये दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया स्थित है और चारों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ खास है नहीं, द्वीपीय महाद्वीप है, चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अफ्रीका महाद्वीप इम्पॉर्टेंट है। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों इससे होकर गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा यहीं पर है। चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका के दर्शन कर लेते हैं। ये हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अफ्रीका से होकर तीनों रेखाएं जाती हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको मकर रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो तीनों ही रेखाएं अफ्रीका से होकर जाती हैं। ये एक इसलिए खास महाद्वीप हो जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका से पनामा जल संधि से जुड़ा है। उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है। तीन महासागरों से घिरा है, अटलांटिक, आर्कटिक और प्रशांत। तो अब हम लोग उत्तरी अमेरिका को देख लेते हैं। ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, 3 तरफ से महासागरों से घिरा है। इधर प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, ऊपर आर्कटिक महासागर है। तो 3 महासागर हो गए। बाकी ये जो दक्षिण अमेरिका है, इससे ये इस पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है। दक्षिणी अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो अधिकांश भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में है। पूरब में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ भी दक्षिण अमेरिका में है।
अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी दक्षिण अमेरिका में है। तो दक्षिण अमेरिका देख लेते हैं, ये हमारा दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका की खास बात बताई गई है कि इसके पूरब में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, उत्तरी अमेरिका से पनामा स्थल संधि से जुड़ा है। अधिकांश भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो अधिकांश भाग थोड़ा बहुत ऊपर है, बाकी दक्षिणी गोलार्ध में ही अधिकांश भाग इसका स्थित है। तो ये भी सही है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। ये दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में है, हमेशा मोटी बर्फ़ से ढका रहता है। स्थायी रूप से यहाँ मानव निवास नहीं है, क्योंकि बर्फ़ जमी रहती है, तो जाहिर सी बात है खाने पीने का कोई यहाँ पे इंतज़ाम हो नहीं सकता इतना ज़्यादा। तो इस वजह से यहाँ पे स्थायी रूप से मानव निवास नहीं करता। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पे स्थित हैं। यहाँ पे शोध होता रहता है। बहुत सारे देशों के शोध केंद्र यहाँ पे स्थित हैं। भारत के भी शोध केंद्र स्थित हैं। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये भारत के शोध केंद्र हैं जो यहाँ पे स्थित हैं। अब जलमंडल की बात करते हैं। तो जलमंडल के अंतर्गत महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल तथा जलवाष्प, इतनी चीज़ें आपके जलमंडल के अंतर्गत आती हैं। महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके लगभग 71% भाग पर जल है, जिसका 71% का 97% तो महासागरों में है और बाकी बर्फ़ की परतों में और भूमिगत जल के रूप में। तो पीने लायक जो पानी है वो बहुत ही कम है, 97% तो महासागरों में ही है, जो कि हम नहीं कह सकते कि वो पीने लायक पानी है। जो 3% बचता है उसमें भी बहुत सारा बर्फ़ की परतों के रूप में जमा हुआ है, बहुत सारा हिम नदियों में है, बहुत सारा भूमिगत जल है। तो उसी को हम लोग पीने के काम में लाते हैं। 97% महासागरों में पाया जाने वाला जल जो है वो लवणीय है या खारा जल है, जिसको सीधे पिया नहीं जा सकता। जल का बहुत कम भाग अलवणीय जल के रूप में होने के कारण नीले ग्रह पर पानी की कमी का एहसास होता है। तो इतना जल होने के बाद भी, 71% जल होने के बाद भी पानी की कमी इसलिए महसूस होती है क्योंकि उपलब्ध जल का करीब 97% महासागरों में ही उपलब्ध है। महासागरों की बात करें तो महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की ये 3 गतियां हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। 3 गतियां होती हैं महासागरीय जल के गतिशील होने की। पहली है तरंगों के माध्यम से गतिशील होता है, दूसरा है ज्वार भाटा के माध्यम से गतिशीलता रहती है, और तीसरा है महासागरीय धाराएं, गर्म और ठंडी जलधाराएं होती हैं बहुत सारी, उनके माध्यम से वो गतिशील रहता है। प्रमुख रूप से 4 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इन चारों के बारे में हम लोग आगे देखते हैं मैप में। 4 महासागरों के बारे में हालांकि पहले ही देख चुके हैं। प्रशांत महासागर इधर भी है और प्रशांत महासागर इधर भी है। अब ये मत सोचने लगना कि ये दोनों तरफ कैसे है प्रशांत महासागर, आधा इधर आधा उधर। ये एक्चुअली 2D मैप है। जब हम इसको ग्लोब में देखेंगे तो ये पीछे साइड से एक ही है, मतलब पीछे साइड से ये जुड़ा हुआ है। इसको अगर गोल करके देखोगे तो पीछे साइड ये जुड़ा हुआ है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। अब अटलांटिक महासागर की बात करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एस की आकृति के आकार का कौन सा महासागर है, तो ये अटलांटिक महासागर है। तीसरा महासागर हिंद महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। तो ये आपके 4 हो गए महासागर। अब यहाँ पे एक फिगर में दिखाया गया है, करीब कह सकते हो कि 97.5% के आसपास ये महासागरों का जल है जो कि खारा है। हमारे पास जो अलवणीय जल यानी पीने लायक जल है वो केवल 2.5% ही है, और उसमें भी बहुत सारा तो बर्फ़ में जमा हुआ है, बहुत सारा भूमिगत जल है, और उसी को हम लोग पीने के काम में लाते हैं।
अब प्रशांत महासागर की बात करें तो ये सबसे बड़ा महासागर है और ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। मेरियाना गर्त इसी महासागर में है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। ये लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका ये इनके किनारे पर है। अगर मैप में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इससे टच करता है, इधर एशिया टच करता है और इधर ऑस्ट्रेलिया टच करता है। तो 4 महाद्वीप इससे टच करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हिंद महासागर में ये लगभग त्रिभुजाकार है, इकलौता महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, पूरब में ऑस्ट्रेलिया है। तो इसको भी एक बार आप देख लीजिए। ये हमारा हिंद महासागर है, लगभग त्रिभुजाकार है इस तरह से करके। और इसके पश्चिम में अगर बात करें तो पश्चिम में अफ्रीका है, पूरब में ऑस्ट्रेलिया है और इधर उत्तर साइड में एशिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले महासागर आर्कटिक महासागर की तरफ। प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि से जुड़ा है। उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित एवं उत्तरी ध्रुव के चारों ओर ये फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से ये घिरा हुआ है। तो आर्कटिक महासागर ऊपर है तो जाहिर सी बात है इन सब से घिरा होगा, कुछ खास क्वेश्चन इससे बनता नहीं है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। इन महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित अभी मैं बताता हूँ क्या है। व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त है। पश्चिमी किनारे पर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका है, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श। दंतुरित तटरेखा होने के कारण ये बंदरगाह बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, इसको कहते हैं दंतुरित। मतलब इस तरह से कटा फटा, तो यहाँ पे जल अच्छा खासा आता जाता रहता है, जिससे जलयानों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से दंतुरित का मतलब आप समझ सकते हैं। फिर अगला है वायुमंडल। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। वायुमंडल के बारे में हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली गैस की एक परत है। वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। घटक, तापमान तथा अन्य के आधार पर वायुमंडल की परतों के 5 प्रकार हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, जिनको हम अभी आगे चित्र में देखेंगे। कुछ भी आपका छूटने नहीं पाएगा। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे मैं फिगर के माध्यम से आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर वो एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो मैं बाहर सोर्सेज से उनके फ़ोटोज़ कलेक्ट करके आपको इसमें दिखाता हूँ कि आपकी समझ में बेहतर तरीके से आ जाए। समुद्री तल पर सर्वाधिक घनत्व। पहाड़ों पर वायु के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। पहाड़ों पे जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं तापमान में कमी आती जाती है और वहाँ पे जो घनत्व है, वायु का घनत्व, उसमें कमी भी आती जाती है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये आपके जानने लायक चीज़ है और इसको याद रखिएगा कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जैसे इसी में एक आप समुद्री समीर और स्थल समीर के बारे में सुना होगा। मान लीजिए दिन का टाइम है और मान लीजिए दिन का समय है, यहाँ पे एक स्थल है और ये समुद्र है, ठीक है। तो दिन में सबसे ज़्यादा ये स्थल गर्म होगा। तो गर्म होने के बाद क्या होगा कि यहाँ की वायु ऊपर उड़ेगी और यहाँ पे वायु दाब हो जाएगा कम, ठीक है। और यहाँ पे महासागर में क्या है कि महासागर बहुत धीरे धीरे गर्म भी होता है, बहुत धीरे धीरे ठंडा भी होता है। तो ये धीरे धीरे गर्म होने की वजह से इस पे वायु दाब ज़्यादा रहता है। तो दिन के समय में जो हवा चलेगी वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो उच्च वायु दाब होगा यहाँ पे समुद्र में और निम्न वायु दाब कहाँ पे होगा, तो निम्न वायु दाब होगा स्थल की तरफ। तो इसको समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र की तरफ से आती है दिन के समय में, तो इसको समुद्री समीर कहते हैं। इसके अलावा मान लीजिए यही स्थल है और यही समुद्र है और रात का समय है। तो भाई स्थल है, पत्थर है
तो ये रात में ठंडा भी बहुत तेज़ी से होगा, लेकिन समुद्र के ऊपर बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, ये धीरे धीरे ही अपना ठंडा होता रहता है। तो यहाँ पे वायु दाब अब धीरे धीरे ठंडा होगा, तो वायु दाब जाहिर सी बात है यहाँ पे कम हो जाएगा और ये स्थल बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पे वायु दाब हो जाएगा ज़्यादा। तो रात के समय में जो हवा चलती है वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसको हम लोग स्थल समीर कहते हैं। हालांकि इसमें है नहीं, तो बस आपको इतना ही जानना है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है वायुमंडल। नाइट्रोजन इसमें 78.08% एग्जैक्टली होती है। ऑक्सीजन होती है 20.95%। तो हालांकि हम लोग सामान्य रूप से पढ़ने में नाइट्रोजन 78% बोल देते हैं, ऑक्सीजन 21% बोल देते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट भी पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन 78.08% होती है और ऑक्सीजन होती है 20.95। इन दोनों को मिला के मान के चलिए वायुमंडल में करीब 99% केवल यही दोनों गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर। बाकी 1% में बहुत सारी आर्गन और नियॉन ये सब गैसें आती हैं 1% के अंतर्गत। तो ये वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं जिनको आप देख सकते हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। अब इनको आप लोग कह रहे होंगे कि भाई याद करने में दिक्कत होती है, हमेशा याद नहीं रहता है कि कौन कहाँ पे है। तो मैं आपको इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ कि मध्य का मतलब होता है बीच में, तो मध्य मंडल हो जाएगा एकदम बीचों बीच में, ठीक है, इतना तो आपको याद ही होगा। अब बहिर का मतलब होता है बाहर, तो बहिर्मंडल हो जाएगा सबसे बाहर। अब बचते हैं 3। क्षोभ मंडल आपको हमें लगता है सभी को रटा ही होता होगा, क्योंकि क्षोभ मंडल में जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं वो सारी क्षोभ मंडल में होती हैं, तो ये सब आपको पता ही होगा कि क्षोभ मंडल। बचता है समताप मंडल और आयन मंडल। तो समताप मंडल हो जाएगा क्षोभ मंडल के ऊपर और आयन मंडल हो जाएगा मध्य मंडल के ऊपर। इस तरीके से करके आप इसको याद कर सकते हैं। अंतिम है जीवमंडल और इम्पॉर्टेंट है। स्थल, जल एवं वायु के बीच का सीमित भाग जहाँ पे जीवन मौजूद है उसको जीवमंडल कहते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए जीवमंडल से जुड़े रहते हैं। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होती है, तो इसी को भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेजी में बोलते हैं। जीवमंडल के 2 भाग होते हैं, एक तो जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे इस फिगर से समझिए, ये स्थल मंडल है, ये वायुमंडल है, ये जल मंडल है। इन तीनों का जो मिला जुला रूप है जहाँ पे जीवन पाया जाता है उसको हम लोग जैव मंडल बोलते हैं, ठीक है। इस फिगर से भी आप समझिए कि यहाँ पे मान लीजिए, ये देखिए, ये जल मंडल है, ये स्थल मंडल है और ये वायुमंडल है। ये जो बीच का एरिया है जहाँ पे जीवन पाया जाएगा इसको हम लोग जैव मंडल कहेंगे। तो ये था आपका चैप्टर, थोड़ा सा लंबा था लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अगले पार्ट।